नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे कुंभ मेला। काफी लोगों का मैसेज आया था मेरे पास कि कुंभ मेला पे एक निबंध बहुत ही प्रासंगिक है। ये पहला पार्ट जो आपका समाज और संस्कृति का हिस्सा है वहां से आएगा। तो ये छठा आप लिख सकते हैं अपने समाज और राजनीति और अपराधीकरण को हमने छोड़ दिया है। जो 30 निबंधों की मैंने श्रृंखला दी थी उसमें 5-6 निबंध हमने नए जोड़े हैं, जैसे सरोगेसी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसरो और आरक्षण, और एक दो और टॉपिक हैं जिनको हमने रिप्लेस किया है। तो जो 30 फ्रेमिंग आपको मिलेगी, जिन लोगों को 18 मिल चुकी है वो थोड़ा सा वेट कर लें, एक दो दिन और, क्योंकि हम लोग अपडेट कर रहे हैं। करंट अफेयर से संबंधित या प्रासंगिक मुद्दों को सभी को कवर किया जाएगा। पोषण मिशन भी हो सकता है हम कवर कर लें। तो इस पे काम चल रहा है, तो आप लोग परेशान ना हो। जितने 18 मिले हैं उसमें भी बहुत सारे कंटेंट हैं, आप लोग उसके द्वारा काम कर सकते हो। तो इन सब चीजों को हम कवर करेंगे। सरोगेसी, इसरो, आरक्षण और पोषण मिशन हो सकता है, उसको भी कवर कर लें। तो मित्रों, आइए देखते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का। कुंभ मेला एक सांस्कृतिक विरासत, अभियान सिविल सर्विसेज टीम द्वारा यह तैयार किया गया है। विभिन्न समाचार पत्रों, राज्यसभा चैनल वगैरह से हम लोग देखते रहते हैं। प्रस्तावना के रूप में आप अपना लिखेंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए प्रस्तावना नहीं लिखी है। आप किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक आधार पे आप उसको डिनोट कर सकते हैं। परिचय पूरा दे दिया है। कुंभ के प्रकार बताए गए हैं। इतिहास, इसका महत्व और लाभ जो है सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और धार्मिक, इन सभी पक्षों को कवर किया गया है। चुनौतियां क्या क्या हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सुझाव आप दे सकते हैं अपनी तरफ से कि क्या क्या और प्रयास करने चाहिए सरकार को। आज के समाचार पत्र में आपको कई पॉइंट मिल जाएंगे। एक भारतीय उद्योग परिसंघ जो CII है, उसने एक, आज ही के दैनिक जागरण में आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे ही काफी उसमें दिया गया है कि इसका क्या महत्व है। तो इसमें माना जा रहा है 1200, ये डेटा लिख लीजिए या न्यूज़पेपर से आप लिख लेंगे। 1200 अरब डॉलर का ये, या रुपए का ये व्यापार होगा। 50 दिनों का ये कुंभ लगा है प्रयागराज में, और 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें सरकार ने इन्वेस्ट किया है 4200 करोड़, जो पिछले कुंभ में का 3 गुना या 4 गुना है। 1300 करोड़ लगभग वहां पे हुआ था इन्वेस्टमेंट। इस बार 4200 करोड़ का राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने, और सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसका बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है भारत से लेकर के पूरे विश्व में। और लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और सभी देशों के सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हो जाता है। इसको हमने पूरी तरह से कवर किया है और इसके सभी डायमेंशन को दिखाने की कोशिश की है। जो कुछ आप लोग जोड़ना चाहेंगे अलग से जोड़ लेंगे। इसकी पूरी फ्रेमिंग आप लोगों को मैं दे दे रहा हूँ। आइए देखते हैं। कुंभ, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन से के दौरान निकले उत्कृष्ट कलश से जुड़ा हुआ है। लोकतांत्रिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयाग में गंगा के किनारे किया जाता है। 3 वर्षों में बारी बारी से होता है। कुंभ के प्रकार हैं। 144 वर्ष पे जो ये महाकुंभ होता है, ये प्रयाग में ही होता है। ये 12 का स्क्वायर है, इस वजह से 144 वर्ष। इसका कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक कारण भी है, पौराणिक कारण भी इसमें बताए गए हैं, तो आगे हम दिखाएंगे। कुंभ प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है और अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्षों में। ये बारी बारी से क्यों होता है उसके भी कारण हमने दिए हैं नीचे। मान्यता यह है कि 140 वर्ष बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है। ये सब मान्यताएं हैं, इसको आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। फिर भी जो हमारे पुराणों और ग्रंथों के आधार पर जानकारी है उसके बारे में हम वर्णन कर सकते हैं। प्रमुख स्नान कौन कौन से हैं? तो मकर संक्रांति माना जा रहा है कि 2.25 करोड़ लोगों ने मकर संक्रांति जो अभी बीती है 14 तारीख को, उस दिन स्नान किया था। मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान होता है। यहाँ माना जा रहा है कि 10 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हो सकती है आए, 4 फरवरी को है।
बसंत पंचमी ये अंतिम मार्च में होता है। सबसे अंतिम स्नान है ये तीनों मुख्य स्नान होते हैं। स्नान का प्रारंभ मकर संक्रांति से होता है 3 बजे भोर में। सर्वप्रथम नागा स्नान गाजा बाजा सवारी के साथ, शोभा यात्रा का विशेष महत्व। जितने भी अखाड़े हैं उनका भी वर्णन आप कर सकते हैं। ढेर सारे अखाड़े हैं, उनके महंत हैं, शंकराचार्य लोग हैं, उन लोगों का भी आप वर्णन कर सकते हैं। सॉरी। तो शोभा यात्रा जो निकली हुई आप देख सकते हैं विभिन्न समाचार चैनलों पे, आप देखे होंगे बहुत सारे शोभा यात्रा का बहुत महत्व होता है। और नागा जो संप्रदाय हैं उनमें भी बहुत सारे संप्रदाय कैटेगराइजेशन है, उसमें कैटेगरी बनी हुई है, उनका भी बहुत महत्व है कुंभ के स्नान में। इसका इतिहास के बारे में थोड़ा देखते हैं। माना जाता है कि इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी, परंतु कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी शुरुआत आदिकाल से ही हो गई थी। सर्वाधिक मान्य, ये मान्य लिख लीजिएगा यहाँ पे, सर्वाधिक मान्य पौराणिक कथा है जो, वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। इसके बारे में देव तथा दानव द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त कुंभ से अमृत बूंदों के गिरने से इसका संबंध माना जाता है। इस कथा के अनुसार अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देव दानवों में 12 वर्षों तक युद्ध चला। इस दौरान सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि ने अमृत कलश की रक्षा में सहयोग दिया। तो जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंदें गिरी थी वहां वहां कुंभ का पर्व होता है। तो 4 स्थल हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और ये प्रयागराज। इसके महत्व के बारे में देखते हैं। तो सामाजिक महत्व इसका इसलिए काफी अधिक हो जाता है क्योंकि सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा योगदान रहता है इस पर्व में। आप देखेंगे सभी धर्मों के, सभी धर्म, इवन मुस्लिम लोग भी आते हैं इस पर्व में, भले स्नान करें या ना करें। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो क्रिश्चियंस हैं बड़ी संख्या में विदेशों से आते हैं। एक सभी धर्म समभाव की एक भावना रहती है। इसमें किसी को धर्म के आधार पे नहीं नोट किया जाता है कि आप कुंभ में स्नान करेंगे कि नहीं। इसकी बड़ी सारी मान्यताएं हैं कि स्नान क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये पंचांग के आधार पे डिसाइड होता है। करोड़ों श्रद्धालुओं का एक स्थान पर एकत्रित होना, मेल मिलाप, भाईचारा में वृद्धि, सहिष्णुता एवं लोकतंत्र की भावना के अनुरूप ये सामाजिक महत्व है इसका। आर्थिक महत्व आप लोग आज के समाचार पत्र से ज्यादा लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने रात में इसको लिखा था तो डेटा नहीं था मेरे पास, सोचा मैं अभी लिख लूं, लेकिन उसको आप समाचार, आज का समाचार पत्र है खास करके दैनिक जागरण में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में आप देखेंगे, हो सकता है इलाहाबाद में भी अच्छा आया हो, लेकिन मैंने राष्ट्रीय संस्करण पढ़ा सुबह में तो उसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि CII की पूरी रिपोर्ट ये है, 1200 अरब का व्यापार और 6 लाख से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। और 50 दिन का यह कार्यक्रम चलेगा, इसमें करोड़ों पर्यटन से, मेडिसिन से और हॉस्पिटैलिटी से बहुत सारे रोजगार डेवलप हो रहे हैं। तो लाखों नागरिकों को रोजगार, इसमें 6 लाख आप कर सकते हैं, डेटा आप एग्जैक्ट कर दीजिएगा। पर्यटन विकास भी उसमें दिया है, 45,000 पर्यटन को, यातायात को, किसको किसको क्या क्या फायदा हो रहा है। विदेशी सैलानियों की भारी संख्या में आगमन, तो बहुत सारे 70 देशों के प्रतिनिधियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब कुंभ स्नान से पहले ही 70 देशों के प्रतिनिधियों ने वहां भाग लिया था जब गाजीपुर जा रहे थे माननीय मोदी जी। तो ये आप डेटा दे देंगे। सरकारी राजस्व में वृद्धि, सरकारी राजस्व में वही जो व्यापार होगा तो उससे सरकारी राजस्व में जाहिर सी बात है वृद्धि होगी। चलचित्रों के माध्यम से भी, कार्यक्रमों के माध्यम से भी, विभिन्न वो लोक कलाओं के माध्यम से भी उसको दर्शाया जा रहा है। विभिन्न जगहों पे वहां रात्रि कार्यक्रम होते हैं। इलाहाबाद मतलब आप जाएंगे इस समय
तो आपको लगेगा कि किसी विश्व की बहुत ही अच्छी सिटी में आ गए हैं। पिछले 4 महीनों में, 6 महीनों में इतना ज़्यादा काम हुआ है इलाहाबाद में, सॉरी प्रयागराज में, कि आप पहचान नहीं पाएँगे। वो इलाहाबाद से प्रयागराज सच में हो गया है। नाम ही नहीं बदला है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो वैश्विक स्तर पे विश्व के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधियों एवं सैलानियों का आगमन, विश्व का सबसे बड़ा मेला, वैश्विक स्तर पर भारतीय भीड़ प्रबंधन का लोहा, क्योंकि इतनी जनसंख्या कहीं भी एकत्रित होती है तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, जिनको हम आगे देखेंगे, चुनौतियों के रूप में हम देखेंगे। पिछली बार जो एक गलत अनाउंसमेंट से काफी लोगों की हताहत हो गए थे और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे प्रयागराज स्टेशन पे। तो इसका वैश्विक महत्व काफी अधिक है और इसको इसको भी लिख सकते हैं, यूनेस्को को ही वैश्विक महत्व में भी लिख सकते हैं कि अमूर्त धरोहर की सूची में इसे हाल ही में शामिल किया गया है। नौरोज और योग के अलावा ये लगातार तीसरा है पिछले 2-3 वर्षों में। भारत द्वारा अमूर्त धरोहर बहुत सारे हैं, 12 हैं शायद, आप लोग देख लेंगे उनकी सूची। उसमें 3 अभी पिछले 2 वर्षों में शामिल किए गए हैं, नौरोज और दूसरा योग और तीसरा ये कुंभ मेला। तो पिछले कुंभ मेले में काफी सारी समस्याएं थी, लेकिन यहाँ पे सरकार का प्रबंधन की तारीफ करनी होगी कि इस बार समस्याएं बहुत कम हो रही हैं, सिस्टमेटिक काम हो रहे हैं। इवन माघ मेले में मैं गया था तो इतना अच्छा प्रबंधन था कि अब लोगों के खोने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। साफ सफाई का इतना बेहतरीन प्रबंधन किया गया है कि मतलब हर 10 टेंट के बाद आपको, या हर टेंट में आपको शौचालय की सुविधा मिलेगी। और पोल पोल ऐसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ये बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट मानना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार का, कि पोल संख्या लिखी गई है कि आप कहीं भी हो पोल संख्या बता करके किसी को भी बोल सकते हो कि आप यहाँ आ जाए। नहीं तो पिछले वर्ष तो इतनी ज्यादा समस्या थी कि आप अगर किसी से मिलने चले जाओ, आपका कोई रिलेटिव आ गया हो कुंभ में स्नान करने और आप वहां पे इलाहाबाद में रह रहे हो, आप प्रयागराज में रह रहे हैं इस समय, और आपको फोन कर दें तो उससे मिलना असंभव था। 4 घंटे आप ढूंढने में लग जाएगा। कितने बच्चे, महिलाएं, हमारे गांव की एक बुजुर्ग महिला खो गई थी पिछली बार, वो 1 हफ्ते बाद वापस आई। तो ये सारी समस्याएं काफी थी जिन पे सरकार ने ध्यान दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की काफी सराहना करनी पड़ेगी। इस बड़े मुद्दे को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यूनेस्को की विश्व अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल विभिन्न धर्मों संप्रदायों के लोगों का आगमन, विभिन्न संस्कृतियों, भारतीय एवं विदेशियों का मेल मिलाप, विभिन्न भारतीय विदेशी व्यंजनों, प्रदर्शनियों, लोक कलाओं का प्रदर्शन वहां पे हो रहा है लगातार। विभिन्न वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का लगना, वैज्ञानिक प्रदर्शनियां भी हैं। भीड़ तंत्र प्रबंधन का बहुत ही वैज्ञानिक महत्व है। आप देखेंगे कि खोया पाया वाला सेंटर भी अब मुश्किल से उस पे लोग जमा होंगे। तो और भी आप वैज्ञानिक पक्ष दिखा सकते हैं। चुनौतियों के बारे में हम देखेंगे। सबसे बड़ी चुनौती गंगा को स्वच्छ रखना। ये भारत का नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोगों का आना और गंगा को प्रदूषित करने के लिए बहुत ही सक्षम है ये लोग। इवन साबुन और क्या क्या लेके लोग नहाने पहुंच जाते हैं, तो उस पे रोक लगानी चाहिए। महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों को खोने की समस्या ये हमेशा रहती है। अभी भी इतना प्रबंधन है, फिर भी कुछ न कुछ समस्याएं होंगी, तो उस पे ध्यान देना चाहिए। खान पान एवं जलपान, पिछली बार लगभग 3 करोड़ मौनी अमावस्या के दिन माना जाता है कि 3 करोड़ लोग आ गए थे। फाफा मऊ से लेकर के आप देखेंगे कि कटरा तक कोई पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं थी। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। खान पान की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। लोग खरीदना भी चाहें तो मूली भाजी तक नहीं मिलती है वहां पे। अगर आप प्रयागराज में जाएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे जो स्नान होते हैं उस दिन बहुत अफरा तफरी मचा करती थी। इस बार का माहौल कुछ अलग है। स्नान सुव्यवस्थित ढंग से कराने की, तो इसके लिए सरकार ने बड़ा अच्छा प्रबंध किया कि जितने भी महंत और बड़े
धर्माचार्य थे, तो वो स्नान के स्थल के पास ही पहले उनका टेंट लगता था। इस बार क्या किया गया है, माननीय योगी आदित्यनाथ ने जब निरीक्षण किया था शुरू में 1 डेढ़ महीने पहले, तो उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट ही बदलवा दिया था। तो ये नदी है और घाट बने हुए हैं जहां स्नान होते हैं, तो इनके पास से हटा करके काफी दूर कर दिया गया है। जो महंत और टेंट जो लोग वो वहां पे कल्पवास करते हैं, उनको दूर कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेस काफी हो गया है और उसको काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया गया है। तो स्नान सुव्यवस्थित कराने के लिए वहां पे और भी समस्याएं रहती हैं, जहाँ के वहां के पांडा लोग जो है, पंडा लोग जो हैं, जो वहां पे होते हैं, उनका एक अधिकार होता है वहां पे कि वो लोग पूजा कराते हैं, तो उल्टे सीधे पैसे भी लेते हैं विदेशियों से खास करके, लेकिन लोग स्वेच्छा से देते हैं, ऐसा नहीं है। तो इन पर भी नियंत्रण रखा जाए। हिंसा, आग लगने एवं अन्य समस्या, तो अभी आग लगी थी, एक सिलेंडर फटा था तो किसी अखाड़े के टेंट में, तो उसको भी देखना, चूंकि हताहत होने की कोई सूचना तो नहीं मिली, उसको अच्छे तरीके से 10 टेंट लगभग जल गए थे। तो आग लगने, अन्य समस्याओं से निपटने की चुनौती रहेगी। प्रदूषण से रक्षा की चुनौती हमेशा रही है और इस बार भी रहेगी। यातायात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगी। प्लास्टिक प्रदूषण, चूंकि प्लास्टिक तो बैन है, लेकिन बैन सिर्फ 10 दिनों के लिए थी। 10 दिनों बाद फिर दुकानदार और सभी लोग प्लास्टिक यूज करने लगे। तो इस पर भी विशेष ध्यान देना है कि गंगा किनारे किसी को प्लास्टिक न ले जाने दिया जाए। ट्रैफिक, भीड़ भाड़ एवं यातायात प्रबंधन की समस्या हमेशा रहती है, इस बार भी रहेगी। आइए देखते हैं, कुछ सुझाव आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। कुछ 2-4 सुझाव हम लोगों ने दी हैं। कानून एवं प्रशासन की उचित व्यवस्था की जाए, तो ये तो हमेशा रहती है, आज इस बार भी होगी। पुलिस प्रशासन और जो वहाँ का इलाहाबाद डीएम और एसपी तो सो ही नहीं पाते 50 दिन, तो ये तो होनी ही चाहिए। आपदा सूचना तंत्र की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कोई आग लग गई या कहीं पे एक्सीडेंट किसी का हो गया, तो उसके लिए अफवाह बहुत तेजी से फैलती है। अफवाह एवं अन्य गलत खबरों से बचाव। स्वच्छता के साथ पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाए। पॉलीथीन को बैन किया जाना। भीड़ तंत्र प्रबंधन को मजबूत करना। यातायात संसाधनों में वृद्धि करना और सैलानियों के लिए विशेष सहायता केंद्रों की स्थापना करना। आप और भी सुझाव कुछ लिख सकते हो। और ये इतने सारे सुझाव हैं, निष्कर्ष आप अपना और प्रस्तावना आप अपनी लिखिएगा। मेरे ख्याल से काफी है ये 700 शब्द के लिए, इतना सारा मैटर काफी है। और आज के समाचार पत्र को जरूर जोड़ लीजिएगा, जिससे आपका निबंध और भी रिच हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।